हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पे प्रोटेस्ट ऑन फार्म बिल। वाई? बेसिकली अभी हमने न्यूज में देखा कि काफी कुछ टाइम से पंजाब, हरियाणा, यूपी के किसान दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे हैं अंडर द टैग चलो दिल्ली। सो इसके इस नारे के साथ वो लोग दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं और दिल्ली बॉर्डर पे उन्होंने ब्लॉकेट कर रखा है। सो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि बेसिकली यहाँ पे ये इसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि ये फार्म बिल पे इतना प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे फार्मर्स इस टाइम नाराज चल रहे हैं। देखते हैं पहले इंडियन फार्म रिफॉर्म्स जो 2020 में आया है वो क्या है। ये बेसिकली 3 एग्रीकल्चरल बिल्स पास हुए हैं इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा इन सितंबर 2020, राइट। सो दिस बिल कंप्लीटली सीक्स टू प्रोवाइड फार्मर्स विथ मल्टीपल मार्केटिंग चैनल्स। इस बिल ने बेसिकली जो इसका फ्रेमवर्क ले डाउन किया गया है उसके हिसाब से ये प्रोवाइड कर रहा है फार्मर्स को मल्टीपल मार्केटिंग चैनल। जैसा कि हमने देखा होगा कि एपीएमसी मार्केट में या फिर मंडीज में गवर्नमेंट की मोनोपोली होती है, कोई भी प्राइवेट प्लेयर को जाने के लिए बहुत ज्यादा मतलब फाइट करना पड़ता है या फिर उनके पास उतना ग्राउंड नहीं होता है ना। तो इसके लिए ये बिल जो है फार्मर्स को एक डिफरेंट मार्केटिंग चैनल, मल्टीपल मार्केटिंग चैनल प्रोवाइड करता है। सो ब्रेक द सो कॉल्ड मोनोपोलीज इंक्लूडिंग दैट ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेटेड मंडीज एंड प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर फार्मर्स टू एंटर इनटू प्री अरेंज्ड कॉन्ट्रैक्ट अमंग अदर थिंग्स। तो इससे क्या होगा कि हमारे फार्मर जो होंगे वो प्राइवेट प्लेयर्स के साथ इस बिल के थ्रू प्राइवेट प्लेयर के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में, लीगल कॉन्ट्रैक्ट में जा पाएंगे, जिससे वो अपने जो उनका फार्मिंग में उनका खर्चा हुआ है उस हिसाब से वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे और उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो उस प्राइवेट एंटिटी को वो चीज प्रोवाइड करेंगे इन द रिटर्न ऑफ द मनी, राइट। So on September 2020, the government received approval from President Ramnath Kovind and becomes an act. So सितंबर 2020 में ये एक्ट बन चुका है ऑलरेडी। ये अब कोई ऑर्डिनेंस नहीं है, कोई अमेंडमेंट नहीं है, बट ये एक्ट बन चुका ऑलरेडी, राइट। सो हम यहाँ पे देखेंगे ये 3 एक्ट्स कौन कौन से हैं। पहला एक्ट इसमें है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। दूसरा जो यहाँ पे एक्ट है वो है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। और थर्ड यहाँ पे है द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि सेकंड पॉइंट जो है हमारा, that is farmers empowerment and protection against protection agreement on price assurance and फार्म सर्विसेज बिल 2020। यहां पे जो हमारा पहला आता है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, इस चीज को समझने के लिए अगर हम इस लाइन को ही पढ़ें कि फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट, राइट। फार्मर्स को एम्पावर करना और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो एग्रीमेंट साइन होगा ऑन प्राइस अश्योरेंस, राइट। हमें किससे उनको प्रोटेक्ट करना है, हमें उनको किस चीज से एम्पावर करना है, क्योंकि जैसा कि गवर्नमेंट का टारगेट है कि फार्मर्स की इनकम को डबल करने का, राइट। इनकम को डबल हम किस तरीके से कर सकते हैं, उनको ज्यादा, उनको प्राइस को लेके एक एश्योरेंस प्रोवाइड करें कि हाँ आपकी इनकम इतनी हो जाएगी आगे, क्योंकि फार्मिंग एक ऐसा एरिया, एक ऐसा सेक्टर है जहां पे बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है, उसमें ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है जबकि नेचुरल फैक्टर्स बहुत ज्यादा काम करते हैं। और हमको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर है कि हमारे पास अभी तक कोई एक प्रॉपर डिवाइस नहीं है जिससे हम ये चीज बता पाए कि हमारा मॉनसून कैसा जाने वाला है या फिर हमारे कौन कौन सी प्रॉब्लम, ड्राउट्स कैसे कैसे किस एरिया में होने वाले, अभी भी हम इस चीज को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हैं। इससे फार्मर्स के ऊपर रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे लोग जो हमारी कंट्री को कोरोना के टाइम पे जिन्होंने बचाया और जिन्होंने हमारी कंट्री के इकोनॉमी में बहुत अच्छा उनका योगदान है, तो इसके लिए हम उनको एक प्राइस एश्योरेंस के लिए हमने ये बिल पास किया है। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि सपोज दैट कि हमारा यहाँ फार्मर है, राइट। हमारा फार्मर क्या करेगा, एक प्राइवेट या फिर बिजनेस ओनर के साथ, ये सपोज दैट कि ये बिजनेस ओनर है, इस बिजनेस ओनर के साथ एक लीगल एग्रीमेंट साइन करेगा, लीगल एग्रीमेंट, राइट। ये यहां पे इसके साथ एक लीगल एग्रीमेंट साइन करेगा। इस लीगल एग्रीमेंट के हिसाब से फार्मर क्या करेगा कि जो भी उपज होगी वो उसको उगाएगा, जो क्वालिटी पैरामीटर्स बिजनेस ओनर कहेगा, क्वालिटी,
क्वालिटी, क्वांटिटी, राइट, टाइम ड्यूरेशन, उसको किस टाइम पे चाहिए ये प्रोड्यूस, राइट, ये सारी चीजें डिसाइड की जाएंगी बाय द बिजनेस ओनर। और फार्मर्स इस चीज को, इस लीगल एग्रीमेंट के द्वारा इस चीज पे सहमति बनाएगा, इस पे साइन करेगा, और उस टाइम पे उस क्वालिटी का, उस क्वांटिटी की चीज इस बिजनेस ओनर को प्रोवाइड करेगा इन द रिटर्न ऑफ मनी। सो इससे क्या होगा कि फार्मर सपोज दैट कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा है, सपोज दैट दाल चावल प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो अगर वो दाल चावल प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके पास कई सारे बिजनेस एंटिटीज होंगी, उसको जहां पे बेटर प्राइस मिलेगा वो जाकर के वहां पे अपना प्रोड्यूस सेल कर सकता है, राइट। और इसके रिटर्न में ये बिजनेस एंटिटी, क्योंकि ये इनके पास बहुत पैसा होता है, तो ये इनको जैसे कि ट्रैक्टर्स वगैरह प्रोवाइड कर दें, राइट, इनको ट्रैक्टर्स और कुछ सपोर्ट सीड्स प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इनको उस क्वालिटी का चाहिए तो ये सीड्स प्रोवाइड करेंगे, राइट। इनको जो है जो भी हमारे खेतों में जो दवाइयां लगती हैं, मेडिसिन किसी भी रोग को हटाने के लिए, उसके लिए हेल्प करते हैं। उसके बाद कस्टमर सर्विस की किस तरीके से आप अपने प्रोड्यूस को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, राइट, क्योंकि ये सब करने में हमारे बिजनेस ओनर का ही फायदा है। उसके बाद वेयर हाउस प्रोवाइड करेंगे जहां पे जो भी प्रोड्यूस हुआ है उस चीज को स्टोर किया जा सके। सो इससे एक जो है, अगर हम देखें तो फार्मर्स और बिजनेस ओनर के बीच में एक बहुत अच्छा रिलेशन डेवलप हो रहा है, और इस रिलेशन की वजह से हमारा फार्मर भी ग्रो कर रहा है और हमारे बिजनेसेस भी ग्रो कर रहे हैं। जैसा कि अभी बहुत सारे कंट्रीज, जैसे आरसीईपी साइन हो रहा था, तो आरसीईपी में बहुत सारे कंट्रीज हमारे जो भी हमारे एग्रीकल्चरल मार्केट्स हैं या फिर जो हमारे डेयरी मार्केट्स हैं उसमें एंटर करने के लिए बहुत सारे एंट्री डिमांड कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उस चीज पे रोक लगाई, क्योंकि उनको पता है कि हमारे फार्मर्स अभी भी अराउंड 90% फार्मर्स हमारे कंट्री में जो है लो इनकम फार्मर्स हैं, तो उनके इंटरेस्ट को जो है कवर करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने आरसीपी साइन करने से मना कर दिया। सो ये एग्रीमेंट जो है एक बहुत अच्छा स्टेप हो सकता है फार्मर्स की इनकम को फिक्स करने का, और हमारे बिजनेस ओनर्स इनके बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश करने का, राइट। अब इसमें जो बिजनेस ओनर का काम है, ये बिजनेस ओनर क्या करेगा कि कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स, तो कंडीशन बताएगा वो पहली चीज, राइट। सबसे पहले कंडीशन जैसा मैंने बताया भी यहाँ पे, क्वालिटी क्वांटिटी किस टाइम पे चाहिए, और उसके डिलीवरी रिक्वायरमेंट क्या है, डिलीवरी रिक्वायरमेंट। तो ये चीज हो गई। अभी तो हमने यहां से समझा कि इससे फार्मर का मनी, दैट इज प्राइस एश्योरेंस तो हो रहा है, राइट, प्राइस एश्योरेंस हो रहा है, लेकिन जो यहां पे दूसरा टर्म लिखा हुआ है दैट इज फार्म सर्विसेज, राइट। सो ये फार्म सर्विसेज वाला टर्म जो है, कि जो भी फार्म सर्विसेज इन्होंने प्रोवाइड किया है, जो कि यहाँ पे एक लीगल एग्रीमेंट साइन हुआ है। अब यहाँ पे कई सारी चीजें हो सकती हैं, जो इसमें नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं। वो नेगेटिव पॉइंट्स हमारे ये हैं कि सपोज दैट हमारे फार्मर ने कोई चीज प्रोड्यूस करी, राइट। अब क्या हुआ, जैसा कि एक केस ऑलरेडी हो चुका है, मैं आप यहां मेंशन करता हूं, पेप्सिको वर्सेस गुजरात फार्मर्स। सो यहां पे जो सिचुएशन आई थी पेप्सिको वर्सेस गुजरात फार्मर के केस में, इसमें क्या हुआ था कि पेप्सिको ने जो है फार्मर्स के ऊपर केस डाला था, कि यहां पे जो गुजरात फार्मर्स ने क्या किया था कि पेप्सिको ने इनको सीड्स प्रोवाइड किए फॉर चिप्स प्रोडक्शन, कि आपको पोटैटो प्रोड्यूस करना है जो कि एक सर्टेन क्वालिटी होंगे, उसकी एक सर्टेन क्वालिटी होगी, सर्टेन क्वांटिटी होगी, राइट। पोटैटोज पोटैटोज के इन्होंने सीड्स प्रोवाइड किए, और इन्होंने कहा एक सर्टेन क्वालिटी क्वांटिटी चिप्स प्रोडक्शन के लिए हमें चाहिए। अब क्या हुआ कि जिस प्राइस रेट पे इन फार्मर्स ने एग्रीमेंट किया था, जो कि लीगल कॉन्ट्रैक्ट था, लीगल कॉन्ट्रैक्ट
एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट पे जिन इन फार्मर्स ने जो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उसमें क्या हुआ कि जब इन्होंने पोटैटोज का फार्मर्स ने प्रोडक्शन कर लिया, तब उन्होंने देखा कि जो हमारा एमएसपी अनाउंस हुआ है, वो एमएसपी जो अमाउंट हमें कंपनी से मिल रहा है, वो एमएसपी उससे ज्यादा है, और अगर हम इसको मार्केट में सेल करते हैं तो हमें ज्यादा मनी मिलेगा। राइट, तो हमें ज्यादा मनी मिलेगा। तो उन फार्मर्स ने क्या किया, उन 9 फार्मर्स ने, कि जो भी उनका प्रोड्यूस था, राइट, जो भी उनका प्रोड्यूस था, उसको उन्होंने ओपन मार्केट में सेल कर दिया, ओपन मार्केट में सेल कर दिया। सो इससे क्या हुआ कि जो भी कंपनीज ने इसमें इन्वेस्ट किया था, क्योंकि उनके पास एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट था, तो जिन कंपनीज ने इनमें इन्वेस्ट किया, जैसे पेप्सिको ने इन्वेस्ट किया था, सो इससे क्या हुआ कि उनका तो पहली बात पोटैटोज नहीं मिले, चिप्स प्रोडक्शन में उनका लॉस हुआ। दूसरा, जो सीड्स उन्होंने प्रोवाइड किए थे, वो फार्मर्स ने यूज करके फर्दर क्रॉप ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, फर्दर क्रॉप प्रोडक्शन। सो यहाँ पे जो उनके रिसर्च और उस चीज से जो उन्होंने क्रॉप का वैरायटी तैयार किया है, वहां पे इनका उसमें भी लॉस हुआ। फिर ये केस हाई कोर्ट गया, और हाई कोर्ट में फिर बाद में पेप्सिको कंपनी ने ये कहा कि हमें कुछ करोड़ ऑफ रेन्यूमरेशन चाहिए, क्योंकि हमारा लॉस हुआ है। बट ये फार्मर्स के पास इतने करोड़ रुपए नहीं होते हैं कि वो उस चीज को वापस लौटा पाए। सो यहाँ पे फाइनली पेप्सिको को लॉस उठाना पड़ा और उनको अपना केस वापस लेना पड़ा। राइट, सो यहाँ पे कंपनीज का नुकसान पॉसिबल है, लेकिन जो भी लीगल एग्रीमेंट यहां पे साइन हो रहा है, जैसा कि बहुत पढ़े लिखे भी इंसान को इन लीगल एग्रीमेंट्स में घुमा करके फंसाया जा सकता है इजिली। जैसे जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी लीगल एग्रीमेंट के कुछ टर्म्स नहीं पता होते, नहीं अच्छे से उनको नॉलेज होती है। तो उस चीज में अगर जैसे कि हमारे फार्मर्स हैं, उनकी एजुकेशन इतनी नहीं होती है, तो इससे क्या होगा कि उनको लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स में घुमा करके उनको फंसाया जा सकता है, और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स या फिर उनके जो राइट्स हैं, उनको हैम्पर किया जा सकता है। सो एक जो बहुत बड़ा रीजन यहाँ पे आता है इन प्रोटेस्ट का, वो ये है। इसकी वजह से फार्मर्स हमारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। राइट, अब हम उसके बाद देखते हैं जो हमारा दूसरा लॉ है, वो है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। सो इसमें क्या है, द एक्ट एक्सपेंड्स द स्कोप ऑफ ट्रेड एरिया ऑफ फार्मर प्रोड्यूस फ्रॉम द सेलेक्ट एरिया टू एनी प्लेस ऑफ प्रोडक्शन कलेक्शन एंड एग्रीगेशन। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें जो टर्म लिखा हुआ है, दैट इज फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। ये बेसिकली ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड है। ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट, ट्रेड और कॉमर्स को प्रमोट करना और उसको फैसिलिटेट करना। राइट, सो ये एक्ट इस चीज से डील करता है। सो पहले क्या होता था कि जो भी हमारा फार्मर प्रोड्यूस करता था, वो जो है मंडी में ले जाके उसको सेल करता था। राइट, मंडी हो गया या एपीएमसी यार्ड हो गया। अब एपीएमसी यार्ड क्या होता है, एपीएमसी का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज। सो एपीएमसी यार्ड ये अपना प्रोड्यूस यहां पे ले जाके सेल करता था। अब जो गवर्नमेंट ने इस लॉ के अंडर में किया है, वो ये किया है कि इसके आउटसाइड ऑफ फार्मर जाके अपना प्रोड्यूस सेल कर सकता है, प्रोड्यूस सेल कर सकता है। राइट, आउटसाइड ऑफ दिस। अब इससे क्या होगा, इससे दो चीजें होती हैं। पहली चीज कि जो स्टेट के पास रेवेन्यू आता था, जैसे बड़े फार्मर, जैसे छोटे फार्मर्स क्या होते हैं कि वो जो है जनरली बाहर ही सेल करते हैं, छोटे मार्केट में सेल कर देते हैं। लेकिन जो बड़े फार्मर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो एपीएमसी यार्ड, अगर आप मान लीजिए कोई एक सर्टेन एरिया से बिलोंग करते हैं, तो इस एरिया का जो भी प्रोड्यूस होगा, वो आप एक कंपल्सरी कंडीशन थी कि आप उसी एरिया के एपीएमसी यार्ड में ही सेल करेंगे। राइट, सो उसी एरिया के एपीएमसी यार्ड में ही सेल करेंगे। तो इस एपीएमसी यार्ड को फैसिलिटेट करने के लिए कई सारे बीच में ब्रोकर्स होते थे। ब्रोकर्स और बायर्स के बीच में एक बॉन्डिंग होती थी, जिससे ये लोग उस एपीएमसी यार्ड से फार्मर का प्रोड्यूस खरीदते थे और उसको बायर्स तक पहुंचाते थे। राइट, जो वहां पे बड़े बायर्स होते थे उन तक पहुंचाते थे। इससे क्या होता था कि फार्मर्स का, जो बड़े फार्मर्स थे, वो इनके साथ एक एग्रीमेंट या फिर एक अंडरस्टैंडिंग होती थी कि हाँ, मुझे इतने रेट पे हमारा सामान बिक जाएगा।
राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो है अब फार्मर अगर इसको अपना बाहर प्रोड्यूस सेल करेगा, तो ये जो बीच में ब्रोकर, जो यहाँ पे ब्रोकर्स आते थे, उन ब्रोकर्स के का जो मीडिएशन था वो कम होगा। बट अगर हम एक चीज देखें तो अगर कोई छोटा फार्मर है, राइट, स्मॉल फार्मर है, तो अगर किसी भी कंपनी को इसे अप्रोच करना है तो ये डायरेक्ट नहीं कर पाएगी, इसमें इसको एक ब्रोकर या फिर मीडिएटर की जरूरत पड़ेगी। तो इस बिल के द्वारा जो इन्होंने प्लान किया था कि हम ब्रोकर्स का रोल खत्म कर देंगे, वो चीज अभी भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ब्रोकर्स स्मॉल फार्मर्स के बीच में एक कोई ना कोई ब्रोकर चाहिए होगा, राइट। सो उसके बाद जब यहां पे ये सारे फार्मर्स अब अपना प्रोड्यूस बाहर सेल करेंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेस मार्केट फीस ऑफ एनी काइंड। अब स्टेट गवर्नमेंट जो उनके ऊपर फीस इंपोज करती थी, वो फीस उनको नहीं मिल पाएगा। सो इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी लॉस है, स्टेट गवर्नमेंट लॉस। इसकी वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका भी लॉस है। अब यहां पे एक चीज समझने वाली बात यह है कि अगर मान लीजिए कोई पंजाब का किसान है, कोई पंजाब का किसान है, तो ये अपना प्रोड्यूस ले जाकर के हरियाणा में बेचेगा, राइट, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया। अब जो प्रॉब्लम एक चीज यहां पे देखने को मिल रही है कि अगर कोई भी पंजाब का किसान हरियाणा या राजस्थान में ले आके बेच रहा है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो बियर आउट करना पड़ेगा बाई फार्मर, राइट। सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फार्मर को बियर करना पड़ेगा, राइट। सो इसकी वजह से क्या होगा कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस है वो बढ़ेगा और फार्मर्स का जो उनको प्रॉफिट मिल रहा है वो कम होगा, राइट। अब इससे क्या होगा कि अगर कोई भी फार्मर डायरेक्ट एग्रीमेंट में चला जाता है किसी भी लीगल एंटिटी के साथ, तो इसमें क्या होगा, इसमें धीरे धीरे गवर्नमेंट का रोल कम होता जाएगा। सो लीगल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, लीगल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से गवर्नमेंट इंटरवेंशन कम करेगी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन विल रिड्यूस। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन अगर कम होगा तो इससे जो है गवर्नमेंट धीरे धीरे एग्री बिजनेस से बाहर हो जाएगी, राइट। अगर गवर्नमेंट एग्री बिजनेस से बाहर हो गई तो इससे क्या होगा कि फार्मर्स के पास पहले तो एमएसपी था कि अगर कुछ नहीं हुआ तो चलो हम एमएसपी पे इसको बेच देंगे, राइट। बट अगर उनके पास एमएसपी भी नहीं बचा अब, और वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत बड़ी और बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं, तो वो कंपनी इनको एक्सप्लॉइट कर सकती है। तो बेसिकली यहां पे जैसे शेयर मार्केट में हम लोग देखते हैं कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो और गवर्नमेंट का उसमें इंटरवेंशन नहीं होता है, जैसे जैसे शेयर मार्केट ऊपर नीचे जाता है उस हिसाब से तुम्हारा जो है प्रॉफिट लॉस डिसाइड होता है। तो अगर हम इसमें देखें तो एक फार्मर जो कि प्रोड्यूस करने में ही इतना रिस्क उठा रहा है, फिर उसको सेल करने में भी, और अगर सपोज पेरिशेबल आइटम है और ज्यादा दिन बीत गए तो पेरिशेबल आइटम खराब होने के चांसेस है, राइट। सो अगर पेरिशेबल आइटम है तो उसको किसी भी एंटिटी को जल्दी से जल्दी बेचना पड़ेगा, ताकि जो उसका प्रोड्यूस है, अगर वो कोई लीगल एंटिटी या फिर कोई बिजनेस ओनर उससे कम दाम में भी डिमांड करेगा तो उसको वो चीज बेचनी पड़ जाएगी। सो यहां पे हमारे फार्मर्स का लॉस हो रहा है, राइट। उसके बाद अगर लीगल कॉन्ट्रैक्ट में हम जा रहे हैं तो बेसिकली ये एक फार्मर्स के लिए फ्री मार्केट क्रिएट कर रहा है, राइट, फ्री मार्केट क्रिएट कर रहा है। इस फ्री मार्केट में फार्मर की जो इनकम होगी वो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स पे डिपेंड करेगी। इनकम डिपेंड्स अपॉन अप्स एंड डाउन्स ऑफ द फार्मर, राइट। उसके बाद गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती थी, है ना, जैसे मान लो कि गवर्नमेंट जब प्राइस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ा, है ना, और लो प्राइसेस या फिर डिमांड कम है, तो गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी और हेल्प करती थी फार्मर्स की वाया एमएसपी। लेकिन अब जब एमएसपी हट जाएगा तो हमारा जो फार्मर होगा वो पहली चीज राइजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइजिंग कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, वी कैन से दैट राइजिंग कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, और लो प्राइसेस ड्यू टू लो डिमांड।
और डिमांड अगर कम है तो लो प्राइसेस की वजह से इन दोनों के बीच में दब जाएगा, और इसमें नुकसान किसका है? हमारे फार्मर का नुकसान है, राइट। सो यहां पे एक बहुत बड़ा रीजन आता है कि कोई ना कोई प्रोटेक्शन हमें हमारे फार्मर्स को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट। सो अब यहां पे जो हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, हमारा तीसरा पॉइंट यहां पे है कि तीसरा जो लॉ है हमारा वो ये है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020, राइट। सो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020 में क्या है कि बेसिकली एसेंशियल कमोडिटीज का मतलब है कि जो हमारे सर्वाइवल के लिए, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है डे टू डे एक्टिविटीज में, वो उस चीज को रेगुलेट करना। दिस एक्ट अलाउज द सेंटर टू रेगुलेट फूड आइटम्स थ्रू essential commodities. This act provide for a stock limit on agricultural produce based on price rise. So price के rise में एक स्टॉक लिमिट गवर्नमेंट सेट कर देगी कि अगर ये आइटम एसेंशियल कमोडिटीज में है तो आप इस चीज का स्टॉक होल्ड नहीं कर सकते हैं, राइट। तो अब यहां पे जो बात समझने वाली है, इसको लाने की क्या जरूरत थी कि सपोज दैट अगर जो है जैसा कि इस पहले के दो बिल थे, तो उसमें जो है एक फार्मर है, बड़ा फार्मर है, और उसके बीच में बिजनेस ओनर का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि बिजनेस ओनर के पास बहुत पैसा है, तो वो लोग क्या करेंगे, या फिर बिग फार्मर के पास पैसे बहुत होते हैं, तो वो क्या करेंगे, उस चीज को होल्ड कर लेंगे, राइट। जैसे कोई भी, जैसे प्याज हो गया, जैसे प्याज के दाम बढ़ जाते हैं इस टाइम पे, है ना, तो जो है नवंबर दिसंबर जनवरी के आसपास इसके दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं प्याज के। तो सपोज दैट कि प्याज किसी उसने होल्ड कर लिया, इसकी होल्डिंग कर ली प्याज की। अब इससे क्या होगा कि एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट होगी, आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट होगी, जिससे जो है नॉर्मल पीपल्स की लाइफ में और उनके पॉकेट पे एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा। और इसका फायदा कौन उठाएगा? बिग फार्मर्स या फिर बिजनेस ओनर्स, राइट। सो अब बेसिकली यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तभी इस चीज में इंटरवीन करेगी, राइट, कि अगर जैसे मान लो कि प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो, जैसे कि अगर मान लीजिए कि प्याज, सपोज दैट दिस इज एन एग्जांपल, जैसे कि अनियंस है, राइट। सो अनियंस की होल्डिंग कर ली तो इसकी वजह से आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हुई, तो आर्टिफिशियल डिमांड की वजह से शॉर्टेज होगा, तो इस शॉर्टेज की वजह से प्राइस राइज बहुत ज्यादा होगा, राइट। सो गवर्नमेंट क्या करती है, इसको एसेंशियल कमोडिटीज में ले आती है, एसेंशियल कमोडिटीज के अंदर इसको डिक्लेयर कर देगी। सो इससे क्या होगा कि इसकी स्टॉक लिमिट सेट हो जाएगी और आप उस कमोडिटी को होल्ड नहीं कर पाएंगे, राइट। जो अभी इस टाइम प्रॉपर प्रोसीजर है वो यही फॉलो होता है कि उस पे जो है एक प्रॉपर गवर्नमेंट एक स्टॉक लिमिट सेट कर देगी, राइट। अब इसके बाद गवर्नमेंट जो इस चीज पे बता रही है कि हाँ वो आगे क्या करने वाले हैं, इस अमेंडमेंट के जरिए उन्होंने कई सारे कमोडिटीज को रिमूव कर दिया है, रिमूव्ड फ्रॉम एसेंशियल कमोडिटीज। जो प्रॉब्लम यहां पे क्रिएट कर रहा है कि इन्होंने कई सारे कमोडिटीज को एसेंशियल कमोडिटीज से हटा दिया है, राइट। अब किस चीज को हटाया है? गवर्नमेंट विल ओनली रेगुलेट सप्लाई एंड प्राइसेस। अब गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम तभी रेगुलेट करेंगे, रेगुलेट एट द टाइम ऑफ वॉर, फेमाइन, हाई प्राइस राइज और नेचुरल कैलेमिटीज। सो इन्होंने ये कंडीशंस प्रोवाइड कर दी हैं कि जब ये कंडीशंस आएंगी तभी हम उस चीज को एसेंशियल कमोडिटीज में डालेंगे, तभी हम उस चीज को रेगुलेट करेंगे। कब कब? जब वॉर हो, फेमाइन आ जाए, प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, या फिर नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, तभी हम इस चीज को रेगुलेट करेंगे, नहीं तो हम इसको एसेंशियल कमोडिटीज में नहीं डालेंगे, राइट। सो इससे बेसिकली लॉस किसका हो रहा है? इसमें लॉस पब्लिक का हो रहा है, क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से अब जैसे सपोज दैट कि हम जैसे मान लीजिए कि सेरेल्स हो गया,
सेरेल्स हो गया, पल्सेस हो गए, राइट, पोटैटोज हो गए, जो कि हम नॉर्मल लाइफ में यूज करते ही करते हैं, अनियंस हो गए। अब अगर इसके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस अगर चलो पब्लिक की जेब पे ज्यादा प्रेशर पड़ा, लेकिन अब इससे क्या होगा कि इससे फार्मर की इनकम बूस्ट होगी, फार्मर्स इनकम विल बूस्ट। सो अगर फार्मर की इनकम बूस्ट हो रही है, ये जो एक इंटरप्रिटेशन बनाया जा रहा है वो फार्मर की इनकम बूस्ट होगी, लेकिन यहां पे ये गलत है, क्योंकि हमारे पास जो छोटे फार्मर्स हैं उनके पास इतना स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर बहुत ज्यादा है हमारी कंट्री में, राइट। सो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के ज्यादा होने की वजह से ये जो प्रॉफिट मिलेगा वो बेसिकली बिग फार्मर्स को मिलेगा, बिग फार्मर्स को मिलेगा जिनके पास ऑलरेडी इतना एसेट है कि वो लोग किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं, बिग फार्मर्स को मिलेगा, कंपनीज को मिलेगा जो कि होल्ड करने में कैपेबिलिटी रखती हैं, लेकिन जो छोटे फार्मर हैं उनको ये इनके लिए कोई पॉजिटिव चीज नहीं है, राइट। अब उसके बाद यहां पे जो आगे ध्यान देने वाली बात है कि अगर मान लो कि अब यहां पे अगर फार्मर की इनकम बूस्ट करने के लिए हमने ये सब बनाया, प्राइस राइज होगा, तो होर्डिंग के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन इस होर्डिंग के चांसेस, ये गवर्नमेंट ने इस चीज को आइडेंटिफाई किया कि होर्डिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसलिए उन्होंने ये जो हाई प्राइस राइज वाला टर्म था, लेट मी राइट इट, हाई प्राइस राइज, हाई प्राइस राइस में उन्होंने क्या किया कि इन आइटम्स को दो पार्ट में, जैसे कि पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल, राइट। सो सपोज दैट नॉन पेरिशेबल जैसे सेरेल्स हो गया, पल्सेस हो गया, एडिबल ऑयल सीड हो गया, ऑयल्स हो गया, तो नॉन पेरिशेबल आइटम्स में उन्होंने क्या कहा कि जब इसके प्राइसेस 50% इंक्रीज करेंगे, 50% इंक्रीज इन रिटेल प्राइस, तब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा और वो इस चीज में उसको एसेंशियल कमोडिटीज में डालेगी। सपोज दैट कि आपकी कोई फेवरेट दाल है, राइट, आपकी कोई फेवरेट दाल है और वो 100 रुपीज पर केजी है, राइट, 100 रुपीज पर केजी है। अब इसमें 50% राइज हुआ, 50% राइज हुआ और ये 151 रुपीज हो गया पर केजी। अब अगर 151 रुपीज पर केजी में ये आएगा, इतनी रेट पहुंचेगी, तभी गवर्नमेंट इसको एसेंशियल कमोडिटी में डालेगी। अब इसमें नुकसान क्या है, इसमें नुकसान ये है कि हमारे जो बिग फार्मर्स है या फिर एंटिटीज हैं वो क्या करेंगे कि प्राइस को 100 से 150 के बीच में ही रखेंगे, ताकि गवर्नमेंट इसमें इंटरवेंशन ना करे और इसको एसेंशियल कमोडिटीज उस पर एक्ट में ना डाले। सो इससे क्या होगा कि पब्लिक के पब्लिक के पर्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा और इससे जो हमारे गरीब लोग हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होंगे। उसके बाद हाई प्राइस की वजह से इन्होंने पेरिशेबल आइटम को बताया, उसके बाद जो नॉन पेरिशेबल आइटम्स का बताया, उसके बाद जो पेरिशेबल आइटम्स हैं जैसे कि पोटैटोज होगा, पेरिशेबल, पेरिशेबल हो गया, पोटैटोज हो गया, अनियंस हो गया, राइट। इसमें इन्होंने क्या क्या कहा कि जब 100% राइज होगा, 100% इंक्रीज, 100% इंक्रीज इन रिटेल प्राइस, तब ये लोग इंटरवीन करेंगे और इसको एसेंशियल कमोडिटीज में डालेंगे। सो सपोज दैट अनियन जो है हमारा, अनियन हमारा 50 रुपीज पर केजी पे है। सो अब अगर इसका दाम 101 रुपीज पर केजी होता है, तब गवर्नमेंट इसको जो है एसेंशियल कमोडिटीज में डालेगी। तो यहां पे बिग फार्मर्स इसको रेगुलेट कर सकते हैं, वो 50 से लेके 100 के बीच में इसका रेट रखेंगे, और सपोज लोग 80 पे रखते हैं, राइट। सो 80 पे भी रखेंगे तो उनका बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट जो है स्मॉल फार्मर को ट्रांसफर नहीं हो रहा है, स्मॉल फार्मर्स को नहीं मिल रहा ये प्रॉफिट, राइट। सो अगर स्मॉल फार्मर्स को नहीं मिल रहा जिनके लिए ये लॉ लाया गया है, तो इस लॉ का इसीलिए बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे इसका अपोज हो रहा है, राइट। अब
यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर यहाँ पे स्मॉल फार्मर्स का नुकसान क्यों हो रहा है, क्योंकि जो बहुत सारे रिटेल बिजनेसेस हैं, राइट, सुपरमार्केट्स हो गए, होलसेल ट्रेडर हो गए, एग्रो कंपनीज हो गई, ये क्या करेंगे, ये प्राइवेट रिटेलर से सामान लेती हैं। ये प्राइवेट रिटेलर कहां से लेता है? विलेजेस से लेता है, राइट, विलेजेस से लेता है। तो विलेजेस से अगर ले रहा है, तो अगर इनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो फार्मर्स को फायदा तो होगा होगा, लेकिन बेसिकली जो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि डायरेक्ट जो भी पैसा हो रहा है वो डायरेक्ट फार्मर को ट्रांसफर नहीं हो रहा है, राइट। सो होप आपको ये टॉपिक अच्छे समझ अब तक आया होगा। अब यहां पे हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। व्हाट इज द नीड ऑफ फार्म बिल? द गवर्नमेंट सेड दैट दिस रिफॉर्म विल एक्सेलरेट ग्रोथ इन द सेक्टर थ्रू प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चेन फॉर फार्मर प्रोड्यूस इन नेशनल एंड ग्लोबल मार्केट। अब इससे क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट इन सब एरियाज में बढ़ेगा, क्योंकि इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने लगा रखे हैं इस सेक्टर में कि प्राइवेट एंटिटीज को एंटर करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। उसकी वजह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना प्रॉपर, वेयर हाउसेज नहीं डेवलप हो पा रहे हैं, लाइक सप्लाई चेन में जो पेरिसेबल आइटम्स हैं वो बहुत सारे खराब हो जा रहे हैं। सो इन सब चीजों को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये एक अच्छा स्टेप उठाया है। They said that these reforms will help small farmers who don't have means to either bargain or for their produce to get a better price or invest in technology to improve the प्रोडक्टिविटी ऑफ फार्म। जैसा कि मैंने बताया कॉन्ट्रैक्ट के बाद कि फार्मर जो है, फार्मर्स को एक टेक्नोलॉजिकल इनपुट मिलेगा, सीड्स मिलेंगे, और बहुत सारी उनको वेयर हाउसेस मिलेंगे। सो इससे जो है, जो कि एक स्मॉल फार्मर नहीं अफोर्ड कर सकता है, तो उस चीज को लेकर के बहुत अच्छा रास्ता है ये। दिस बिल इज टू अलाउ फार्मर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस आउटसाइड एपीएमसी मार्केट। सो एपीएमसी मंडीज के चंगुल से अब फार्मर अलग रहेंगे, और जो एक्स्ट्रा फीस उन पे लेवाई की जाती थी फॉर सेलिंग देयर प्रोड्यूस इन द एपीएमसी मार्केट, वो अब खत्म हो जाएगी, right? Essential Commodities Amendment Bill 2020 is to remove commodities like pulses, oilseed, edible oil, onions and potatoes from the list of essential commodities. इसके मैंने आपको drawbacks बताए हैं, so please make sure to remember this point. This will end the stock holding limits except under extraordinary circumstances. So अब holding की situation इसकी वजह से बढ़ जाएगी, right? Holding will increase. आगे देखते हैं कि वाई फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग। अब फार्मर्स का प्रोटेक्शन का मैंने आपको प्रॉपर एनालिसिस बता दिया कि यहाँ बेसिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी। यहाँ पे हम देख लेते हैं पॉइंट्स में, दैट वाइल फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट ऑल थ्री बिल्स, देयर ऑब्जेक्शन आर मोस्टली अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द फर्स्ट। जैसा कि प्रोविजन ऑफ द फर्स्ट में क्या था? प्रोविजन ऑफ द फर्स्ट में ये था कि फार्म सर्विसेज, जो वहां पे फार्म सर्विसेज उनको प्रोवाइड की जा रही है, फार्म सर्विसेज में जो उनको लीगलिटीज हैं, राइट, और ट्रेड और कॉमर्स में जो उनका लॉस हो रहा है, राइट, क्योंकि उनके पास एक कोई प्रॉपर, अब एक समझ लीजिए सपोर्ट नहीं रह गया है कि एटलीस्ट चलो उनको एमएसपी पे मिलेगा, बट गवर्नमेंट ने इस चीज को क्लैरिफाई किया है कि आपको एमएसपी वाली फैसिलिटी नहीं ली जाएगी आपसे। देयर कंसर्न, अब अगर एमएसपी वाली फैसिलिटी नहीं ली जा रही है, तो सपोज दैट कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट में आया, जैसा पेप्सिको और गुजरात फार्मर्स का मैंने एग्जांपल बताया, अगर मान लीजिए कि जो पेप्सिको ऑफर कर रही है या फिर जो कोई कंपनी ऑफर कर रही है वो उससे ज्यादा एमएसपी हुआ, तो इससे जो है कंपनीज का नुकसान हो सकता है, राइट। देयर कंसर्न आर मेनली अबाउट सेक्शंस रिलेटिंग टू ट्रेड एरिया, traders, dispute resolution and market fee. Right? Mandis bring in revenue for state government and this will diminish their relevance. अब state governments ये बात भी कह रही है कि ये central government का direct intervention है in the state list, because ये एरिया, जिस एरिया पे farmers जैसे agriculture produce हो गया, land वाला जो एरिया है वो state government के अंडर में आता है। So स्टेट गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये बहुत ज्यादा इंटरवेंशन है ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द स्टेट लिस्ट, बट ये चीज ऐसा नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ प्राइसेस फिक्स किए हैं, ना कि वो स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शनिंग में किस तरीके से रेगुलेट करती है उसको उन्होंने हैम्पर किया है। मिडिल मैन विल बी अफेक्टेड, जैसा कि मैंने बताया ब्रोकर्स ये बहुत इफेक्ट होंगे। दिस विल एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस रजीम, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट ने इस चीज को क्लैरिफाई किया है कि वो एमएसपी की फैसिलिटीज फार्मर से नहीं लेंगे। द लैक ऑफ बार्गेनिंग पावर विथ बिग कंपनीज इज अ कंसर्न, जो एक मेन प्रॉब्लम आ रही है कि जो छोटे किसान हैं जिनके पास खेती
से वो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, जो अपने सर्वाइवल के लिए जी रहे हैं, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी से कैसे बार्गेन करेंगे और कैसे उस चीज को उनके सामने रख पाएंगे, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, उनके पास बहुत ज्यादा पावर है, उनकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी, और उनके पास भी टारगेट होता है कि कम लागत में ज्यादा प्रॉफिट कमाना। सो इससे हमारे फार्मर्स का नुकसान हो सकता है। सो होप you like the video, then please like, subscribe the channel. Thank you.